हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। मैंने लास्ट 2 वीडियो डाली हैं बीओपी के अंदर, जिसमें से मीनिंग और उसका डिफरेंस बीओटी के साथ, और इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स के वगैरह स्ट्रक्चर्स और ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी होती हैं, कैपिटल और करंट अकाउंट की आइटम्स हमने डिटेल में लास्ट वीडियो में मैंने डाल दी हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, बात यहाँ पे अब आती है, अगला टॉपिक है डिसइक्विलिब्रियम और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो ध्यान से समझना है। करते हैं स्टार्ट। इसमें हम कॉजेज़ पढ़ेंगे, इसके मेजर्स कैसे ठीक किया जा सकता है डिसइक्विलिब्रियम को, सभी चीज़ें करने वाले हैं। नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों मिल जाएंगे। कोई भी नोट्स किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग चाहिए, आप वहाँ पे जा सकते हो और ले सकते हो, और जो चैनल का लिंक है वो मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अब हमारे सामने है डिसइक्विलिब्रियम होता क्या है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि डिसइक्विलिब्रियम का मतलब कोई कमी ही होता है। डिसइक्विलिब्रियम का मतलब ये भी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा, और डिसइक्विलिब्रियम का मतलब ये भी हो सकता है बहुत ज़्यादा घाटा। इन शॉर्ट मैं कहूँ तो इट विल बी सरप्लस और इट विल बी अ डेफिसिट। डेफिसिट भी हो सकता है और सरप्लस भी हो सकता है। तो इस केस में सबसे पहले डेफिसिट है। तो डेफिसिट का मतलब क्या होता है? अराइजेज व्हेन द टोटल इनफ्लो ऑन द अकाउंट ऑफ ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, दैट इज डन फॉर द इकोनॉमिक मोटिव, जिसमें हम इकोनॉमिक मोटिव से कोई ट्रांजैक्शंस को करते हैं, इज लेस देन द आउटफ्लो। वो बहुत कम है आउटफ्लो के रिगार्डिंग, उस केस में क्या होने वाला है? दैट इज कॉल्ड डेफिसिट। अगर हम सरप्लस की बात कर लें तो वो उसका वाइस वर्सा हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा कि व्हेन इनफ्लो ऑन द अकाउंट ऑफ ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस एक्सीड, ज़्यादा हो जाए आउटफ्लो से, तो उस केस में क्या होने वाला है? हमारे पास ज़्यादा पैसा आने वाला है, बहुत ज़्यादा पैसा आ चुका है, तो उस केस में क्या होने वाला है? वो सरप्लस बीओपी होने वाला है। तो ये दोनों चीज़ें ही हमें संभालनी पड़ेगी, हमें बैलेंस करना होगा बीओपी। हम ना ज़्यादा रख सकते हैं, ना ज़्यादा कम रख सकते हैं। ठीक है जी, तो इस चीज़ को हमने देखना है कि कैसे हो सकता है। सबसे पहले तो सबसे पहला कारण है इकोनॉमिक कॉजेज़। इकोनॉमिक कॉजेज़ में सबसे पहले हमारे पास है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मतलब जो गवर्नमेंट करती है हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे चीज़ आ गई कि ह्यूज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज गवर्नमेंट ओन्ड बाय द टू मेक द ह्यूज इम्पोर्ट। इम्पोर्ट्स करने के लिए मतलब हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, ज़्यादा खर्चे कर देती है डेवलपमेंट के ऊपर, तो उस केस में क्या होता है? इम्पोर्ट्स बढ़ जाते हैं और डेफिसिट हो जाता है। अब यहाँ पे वर्ड है डेफिसिट, यानी डिसइक्विलिब्रियम हुआ ही है, लेकिन डिसइक्विलिब्रियम भी कौन सा हुआ है? डेफिसिट डिसइक्विलिब्रियम हुआ है। तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास ट्रेड साइकिल। इसमें बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, ज़्यादातर 2 ही स्टेजेस मेन है, बूम और डिप्रेशन। अगर तो बूम स्टेज है तो इम्पोर्ट्स आर लेस देन एक्सपोर्ट। बूम का मतलब हम इंपोर्ट ज़्यादा नहीं करेंगे, मतलब इंपोर्ट्स आर लेस हो जाएंगे, इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे और एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाएंगे। इतना क्लियर हो गया। और उससे क्या होने वाला है? बीओबी ज़्यादा ही होने वाला है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं अब। लेकिन डिप्रेशन में हम बेच ही नहीं पाएंगे, बाहर एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे। उसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारी कंट्री की सिचुएशन को सुधारा जाए, तो ऑटोमेटिकली हम इम्पोर्ट्स करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? डेफिसिट बीओपी हो जाएगा। फिर आता है इन्फ्लेशन, प्राइजेस का बढ़ना। अब हमारी कंट्री में प्राइजेस का बढ़ना क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली है, मतलब इन्फ्लेशन मतलब अगर प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो हम क्या करने वाले हैं? बिकॉज एक्सपोर्ट्स आर डेरियर, उसमें क्या होगा फिर? हम एक्सपोर्ट्स करेंगे नहीं, हम ये कहेंगे कि हम ज़्यादा इंपोर्ट ही कर लेंगे, क्योंकि इंपोर्ट्स हमारे लिए सस्ते हैं। एक्सपोर्ट्स में प्राइसेस ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, तो इसका मतलब हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। और अगर एक्सपोर्ट नहीं हुए, इंपोर्ट ज़्यादा हो गए, तो भी क्या होने वाला है? यहाँ पे बीओपी डेफिसिट में जाने वाला है, यानी डिसइक्विलिब्रियम आने वाला है। ठीक है जी। फिर आता है स्ट्रक्चरल चेंजेस। देखो, ये तो स्ट्रक्चरल चेंजेस किसी भी तरीके की हो सकती हैं। अगर किसी भी तरीके की हो गई, उसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, उसमें नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव हुई तो फेवरेबल बीओबी है, नेगेटिव हुई तो अनफेवरेबल है। तो ऑटोमेटिकली डिसइक्विलिब्रियम आने ही वाला है, या तो बहुत ज़्यादा या फिर बिल्कुल भी घाटा ही आने वाला है। ठीक है, फिर आता है पॉलिटिकल कॉजेज, जिसमें नंबर 1 आता है इंस्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल, यानी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जिसे हम कह सकते हैं कि अगर पॉलिटिकल सिस्टम इनस्टेबल है तो भी डिसइक्विलिब्रियम आने वाला है बीओपी के अंदर। ठीक है जी, इट विल बी फेवरेबल और इट विल बी अनफेवरेबल। ठीक है जी, ये ध्यान रखना है। फिर आता है पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट क्या है? मतलब एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी। सबसे पहले अगर तो एक्सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट,
ठीक है, तो क्या होने वाला है यहाँ पे, वो यही चाहती है कि ज़्यादातर हम एक्सपोर्ट्स करें, मतलब उसने इस पॉलिसी को बढ़ाया, इसका मतलब एक्सपोर्ट वो करने के लिए कह रही है बार बार, तो कंट्री में एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन अगर वो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन कह रही है करते रहो करते रहो करते रहो, तो इम्पोर्ट्स इतने ही कम हो जाएंगे कि एक्सपोर्ट्स मतलब ज़्यादा हो जाएंगे। एक्सपोर्ट प्रमोशन का मतलब क्या है कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाते रहना, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, इंपोर्ट्स को कम करते रहना। तो दोनों ही केसेस को समझना है यहाँ पे कि एक्सपोर्ट्स का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना भी गलत है और इंपोर्ट्स का बहुत ज़्यादा कम हो जाना भी गलत है। तो इन दो पॉलिसीज़ ने भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट डाला है और उसकी वजह से बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में आ गया है। ठीक है जी, चलिए अब इसके बाद हमारे पास आते हैं सोशल कॉजेज़, जिसमें टेस्ट प्रेफरेंसेस आ जाते हैं कि आजकल टेस्ट प्रेफरेंसेस के बेस पे लोग चलते हैं, और अगर उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को डिपेंड करता ही करता है। अगर वो कहेंगे बाहर वाली चीज़ें तो एक्सपोर्ट करेंगे, मतलब वो ज़्यादा इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे चीज़ें लेने के लिए, और एक्सपोर्ट मतलब उनको लगता है कि नहीं हमारे यहाँ से ज़्यादा ज़रूरी है भेजना, तो वो एक्सपोर्ट करेंगे। यानी टेस्ट प्रेफरेंसेस ट्रेडिशन कल्चर उसके बेस के ऊपर वो अपना सारा काम करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट इफेक्टेड होंगे ही होंगे। तो उससे क्या होने वाला है, यहाँ पे बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में जाने ही वाला है। फिर आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव थिंकिंग है पीपल की, तो उसमें फेवरेबल डेवलपमेंट होने ही वाली है, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट फेवरेबल जाएगी, क्योंकि उसको पता है क्या ज़रूरी है क्या नहीं। लेकिन अगर उसका एटीट्यूड ही अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के खिलाफ है, नेगेटिव है, वो कहेगा कि नहीं यार छोड़ो, तो ऑटोमेटिकली आजकल सारे पर्सन्स बाहर इसलिए भी जा रहे हैं, उनका एटीट्यूड यहाँ के लिए नेगेटिव है, इंडिया के लिए नेगेटिव है। तो उससे क्या होने वाला है, बीओपी डिसइक्विलिब्रियम होने ही वाली है, क्योंकि इंपोर्ट है ज़्यादा या एक्सपोर्ट है ज़्यादा, दोनों चीज़ें ही कहीं ना कहीं क्रिएट हो रही हैं, क्योंकि बैलेंस नहीं बन पा रहा, तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं होगा कंट्री का। ठीक है, इतने तो हमने पढ़ लिए कॉजेस। हम बात करेंगे अब कि इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो डिसइक्विलिब्रियम को कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके कुछ पॉइंट्स को नज़र डालना है। नंबर 1 हमारे पास आता है एक्सपोर्ट प्रमोशन। देखो मैंने अभी ऊपर बताया ये तो कॉजेस निकले। अब आप कहोगे ये कैसे हो गया। देखो उन्होंने कहा था ऊपर, अब मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, तो पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये दोनों पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा हो जाना भी नुकसान है, अगर इसे संभाल के रखा जाए, समझाया जाए हर एक पर्सन को, तो कहीं ना कहीं उसमें फ़ायदा भी है। तो यही दो पॉलिसीज़ हैं जो हमें निकाल भी सकती हैं। अब यहाँ से समझना है ध्यान से कि एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी बहुत, मतलब उसमें लिखा था कि पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, उस पॉलिसी की आने की वजह से ही क्या हो रहा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऊपर नीचे जा रहे हैं। लेकिन अब उस पॉलिसी के आने से कहीं ना कहीं हम स्टेबल भी तो रख सकते हैं किसी चीज़ को। अगर मैं सिर्फ एक ही पॉलिसी रख दूँ, सिर्फ दैट इज़ एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, तो भी गलत है। अगर मैं अकेले इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन रख दूँ तो भी गलत है। तो इन दोनों का बराबर में भी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पे सबसे पहले एक्सपोर्ट इतने होने चाहिए कि अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से बाहर भेजा जाए कि उससे बेनिफिट इतना हो कि हम इंपोर्ट भी अच्छे से कर सकें, जिससे कि ध्यान में आए सारी चीज़ें। और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं कि इंपोर्ट करना बंद कर दो, इसका मतलब है कि ज़्यादा इंपोर्ट मत करो, उतना ही करो जितनी ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं इफेक्ट ही होने वाला है आपकी कंट्री की डेवलपमेंट को। तो ये दोनों चीज़ें ही ज़रूरी हैं अपने बीओपी को, एडवर्स बीओपी को सही रखने के लिए। फिर आता है रिड्यूसिंग द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी प्राइसेस का बढ़ना, अगर मैं उसे कम कर दूंगा तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में जो इम्पोर्ट्स हैं वो चीपर की बजाय क्या हो जाएंगे, थोड़े से ठीक, मतलब चीपर नहीं रहेंगे। चीपर नहीं रहेंगे तो लोग ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स करना शुरू कर देंगे, और वहाँ पे एक्सपोर्ट होने शुरू हो गए तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट तो हो ही रहे हैं। तो इंपोर्ट जितने हो रहे हैं उससे थोड़ा सा वो क्या हो जाएंगे, दैट इज़ कम हो जाएंगे। अगर इंपोर्ट कम हो गए, एक्सपोर्ट बढ़ गए, तो दोनों में बैलेंस आना कम शुरू हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है, यहाँ पे इन्फ्लेशन रिड्यूस हो गया। इन्फ्लेशन रिड्यूस होने की वजह से बीओपी स्टेबल होने के चांस बन जाते हैं। डीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन होता है करेंसी में गिरावट आना, यानी फॉल इन द वैल्यू ऑफ एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक कंट्री, एक्सचेंज वैल्यू में गिरावट आना। और यह गवर्नमेंट जानबूझकर करती है
ताकि कहीं ना कहीं अपनी कंट्री में भी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स को बैलेंस करने के लिए। ये है कि अगर उनको लगता है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ाने हैं तो वो कई बार डिवैल्यूएशन कर देती है, कई बार उनको लगता है इंपोर्ट्स कम करने हैं या ज़्यादा करने हैं, ज़्यादा तो नहीं, वो कम ही करेगी ज़्यादा, तो कम करने के लिए वो क्या कर देते हैं, डिवैल्यूएशन कर देते हैं, या फिर एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए डिवैल्यूएशन कर देते हैं। तो इन दोनों केसेस में ही वही चीज़ें हैं कि ये गवर्नमेंट करती है जानबूझकर, ताकि अपनी कंट्री में डिमांड सप्लाई को एक साथ रखकर बीओपी को स्टेबल रखा जाए। ठीक है, हमारे पास अगली दो पॉलिसीज़ हैं, दैट इज़ मॉनेटरी एंड फिस्कल। मॉनेटरी मतलब पैसे से रिगार्डिंग, फिस्कल मतलब गवर्नमेंट के इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिगार्डिंग। मॉनेटरी का मतलब होता है कि अगर मनी सप्लाई और क्रेडिट सप्लाई अच्छे से हो जाए तो कहीं ना कहीं इन दोनों का कोई चक्कर ही नहीं रहेगा और कंट्री की जो मनी सप्लाई है वो अच्छे से चलती रहेगी। तो मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से मनी सप्लाई और क्रेडिट अच्छे से चलता है। और अगर सेंट्रल बैंक क्या करे, मे एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट द मनी, बार बार एक्सटेंड और कॉन्ट्रैक्ट करती रहेगी तो उसमें अच्छा बैलेंस बना रहेगा। और अगर इससे अच्छा बैलेंस बना रहेगा तो मनी सप्लाई भी अच्छी रहेगी, मनी सप्लाई अच्छी रहेगी तो कंट्री भी अच्छे से चलती रहेगी। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अपने आप ही अच्छे हो गए, लोगों के हाथ में पैसा ही कम ज़्यादा होगा तो उससे वो उसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे, बैलेंस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, फिर आता है फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट का इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट का इनकम एंड एक्सपेंडिचर इफेक्ट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली कंट्री का हो जाएगा। तो उनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी को इसलिए रखा हुआ है फिस्कल पॉलिसी को, ताकि इनकम ज़्यादा है कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है कि एक्सपेंडिचर कितने रखने चाहिए, इनकम कितनी रखनी चाहिए, उन दोनों में आपस में क्या रख सकें, वो बैलेंस बना सकें और कब किसकी ज़रूरत है उस हिसाब से वो आगे मेजर्स को अडॉप्ट करके उस चीज़ को सही कर सकें। तो ये पॉलिसी इसमें मदद करती है बीओपी को सही रखने के लिए। ठीक है, तो बस यही चीज़ें हैं दोस्तों कि मेजर्स कौन कौन से आ गए, कि किस तरीके से बीओपी ठीक किया जा सकता है, इसके अलावा कौन कौन से कॉजेज़ हैं, इन सभी के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। आज डिसइक्विलिब्रियम का टॉपिक हो गया फिनिश, बीओपी का टॉपिक हो गया फिनिश। तो बस इन 3 वीडियोस में बीओपी ख़त्म, डिसइक्विलिब्रियम आज की वीडियो में था। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।